आज आज हम लोगों का क्या है टॉपिक? हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। 321 क्वेश्चन है टोटल इससे। और 321 क्वेश्चन, अब जितना समय लगे, 1 घंटा लगे चाहे 1 घंटा। कल 311 क्वेश्चन था, 1 घंटा 16 मिनट में हो गया था। ठीक, हाँ, जो भी उतना 1 घंटा 20 मिनट हो सकता है या कम ही लग सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो 28 दिसंबर यानी आज ही 28 दिसंबर है और 11 बजे आपको यूट्यूब पे मिलेगा। समझ गए? और ये डोज आपके पढ़ाई की आखिरी डोज साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 भर्ती। चलिए, एक पहला चैप्टर तो आपका पूरा खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। इसमें सीधे आप देखेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इसमें हम शामिल किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ सीधे आएंगे। देखिए, वर्णमाला में खाली 3 ही वर्ण ऐसे हैं, वर्णमाला में केवल 3 वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग है। एक छोटी ई, एक बड़ी ई और एक री। समझ गए? एक क्या है? छोटी ई है, एक बड़ी ई और एक री। इन तीनों के अलावा और जितने भी मतलब 52 वर्ण में जितने 49 वर्ण हैं वो सारे पुल्लिंग हैं। समझ गए? ये तीनों के अलावा ये 3 खाली जो है स्त्रीलिंग हैं। ये इतना आप समझिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ही है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए, पहला ई और री तीनों है, ऊ केवल नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो आपको थोड़ा सा बता दें कि क वर्ग के जितने वर्ण हैं उसका कंठ से होता है, और च वर्ग के जितने उनका तालु से होता है, ड वर्ग के जितने उनका मूर्धा से होता है, और त वर्ग के जितने उनका दंत से होता है, और प वर्ग का जितना है उनका ओष्ठ से होता है। ठीक है ना? मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं बोलने का स्थान। समझ गए? तो इसमें क्या है कि ताल से कौन सा बोला जाएगा? 6 से छतरी वाला। ठीक है ना? क जो हो जाएगा, क देखो, क कंठ हो जाएगा, ढ आपका मूर्धा हो जाएगा, म आपका कौन सा? प फ ब भ म यानी ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है? ये यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। अगला देखिए, लुंठित ध्वनि कौन सा है? तो र को प्रकंपित, लुंठित ये सब कहते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, केवल उत्तर पे हम लोग बात करेंगे। ओष्ठ है यानी ओष्ठ से बोला जा रहा हो, स्पर्श व्यंजन हो, अल्प प्राण हो और अघोष हो, सारे उनके अंदर एक गुण होना चाहिए। वो कौन सा है? तो सबसे पहले तो देखिए, ओष्ठ से बोले जाने वाले प फ ब भ म है। तो प फ ब भ म जितने आएंगे यही तो वो ओष्ठ से बोले जाएंगे। इसमें केवल एक ही है प, इसके अलावा और तो कोई है नहीं। तो एक ही से आपका पता चल गया कि ये प हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि एक ही ध्वनि का द्वित हो जाना, यानी एक ही कोई ध्वनि का मतलब वर्ण। ध्वनि कहीं लिखा रहेगा तो उसका मतलब आप वर्ण समझिएगा। ठीक है ना? एक ही ध्वनि का द्वित हो जाना क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक। ठीक है ना? य किस प्रकार की ध्वनि है? य कहाँ से बोला जाता है? य बताओ जी। य ताल से बोला जाता है। ठीक है ना? कहाँ से बोला जाता है? ताल से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। उच्चारण की दृष्टि से वह कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ से, यानी दांत और ओष्ठ से। देखिए, आप वह जब बोलते हैं तो ओष्ठ भी काम करता है और जीभ दांत को टच करती है, यानी मसूड़े के ऊपरी वाले हिस्से को। हाँ, अर्ध स्वर भी, ल और व ये दोनों अर्ध स्वर भी हैं। नहीं, ल और वह दोनों अर्ध स्वर में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह आता है। ल और वह दोनों आते हैं अर्ध स्वर में, ये जान लीजिएगा। ल को पार्श्विक कहते हैं। ठीक, ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक। ठीक, तो ये हो गया, इसका दंतोष्ठ हो गया। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे देखिए, अय के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं? तो अय का देखिए उच्चारण स्थान एक तो आपका कंठ से होता है, एक तालु से, यानी कंठ से आवाज निकलती है और जीभ तालु को टच करती है। ठीक है ना? तो अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, ऑप्शन बी हो जाएगा। च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तालव्य में आती हैं। ठीक है? यानी च वर्ग के वर्ण ध्वनि का है चाहे वर्ण का है। क्लियर? आगे देखिए, ये सब यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। वर्णमाला कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसमें बताना है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं। तो ई। ठीक है ना? बाकी सब पुल्लिंग है। आगे देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे देखिए, वर्ण विच्छेद दिया है और इसका क्या हो जाएगा? द और अ मिलेगा तो पूरा द हो जाएगा। क हलंत और स और अ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा?
कौन सा छ हो जाएगा? छ से क्षत्रिय वाला, तो दक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे क्षत्रिय वाले छ का पूछता है, कभी कभी पूछता है कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है, क के बाद वर्णमाला में कौन सा वर्ण आता है, बताइए। क्रमानुसार क के बाद कौन सा वर्ण आता है? आप कहेंगे ख, लेकिन ख नहीं आता है, छ से क्षत्रिय आता है, क्योंकि उसमें क सम्मिलित होता है। समझ गए? तो ये भूलिएगा ना, अभी क्वेश्चन मिलेगा भी वैसा कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है। अगला बताइए, ढ वर्ण उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये ढ देखिए, ट ठ ड ढ, ट वर्ग का चौथा है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ट वर्ग का चौथा। इसमें ट वर्ग का दूसरा, ट वर्ग का तीसरा भी दिया है। आगे देखिए, लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है, अ ई उ री। ठीक है, सब छोटे छोटे, अ ई उ री। ठीक, हर्ष स्वर होते हैं। आगे देखिए, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो अंग और अह है। ठीक है, इनको अयोगवाह कहा जाता है। एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है, याद रखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से संबल, संबल जो है ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो ये संपृक्त ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? संपृक्त ध्वनियां हैं। ठीक है ना। आगे देखिए 19 नंबर, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है? तो पुलुत स्वर। ठीक, हरस स्वर और दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर 3 होते हैं ना, तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय पुलुत स्वर को बोलने में लगता है। अगला देखिए, कह रहा है कि वर्णमाला में क्या है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ तालव्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखिए, हिंदी शब्दकोश में क के बाद, देखिए आ गया क्वेश्चन, क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छ से क्षत्रिय दिखाई देता है। ऑप्शन में ख भी रहेगा, लेकिन उसका उत्तर क्या होगा? छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय। हाँ, तो वही। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है ना, क्या होती है? वर्ण या अक्षर। आगे सॉरी सॉरी, सार्थक ना, सार्थक शब्द होती है। ठीक है ना, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है ना, सार्थक जिससे जिसका कोई अर्थ निकले। तो वर्ण का कोई अर्थ थोड़ी निकलता है। अब क लिख दिया, उसका कोई अर्थ निकल रहा है? कुछ नहीं। सार्थक शब्द जैसे पवन, चयन, नयन, कुछ भी। ठीक, आगे देखिए 24 नंबर, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? यानी दो दांत से बोला जाता है। बताइए कौन सा दंत्य वर्ण है? ट वर्ग तो मूर्धा से बोला जाता है, स है ना, दो दंत स, छोटा वाला स दंत होता है कि नहीं होता है? 25 नंबर देखिए, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक म है। इसके अलावा और कोई है? म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? घोष देखिए, आपको घोष और अघोष थोड़ा सा बता दे। घोष और अघोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ण का, मतलब किसी भी वर्ग का। जैसे वर्ग 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो सभी वर्गों का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये अघोष होते हैं। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। ठीक, और बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष या घोष, घोष को ही सघोष भी कहते हैं, होते हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा। पहला दूसरा वर्ण यानी क, च, ट, त, प, ये पहला वर्ण हो गया, ये क्या होता है? और दूसरा वर्ण, ठीक है ना, ख और च, छ, उसके बाद ट, ठ, और इधर त, थ, और इधर प, फ। ठीक, तो ये जो पहला और दूसरा वर्ण जो हो गया, ये सभी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और बाकी जो तीनों हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होते हैं? सघोष या घोष। ठीक, तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? घोष। घोष आपका ग हो जाएगा। ठीक, च देखिए पहला वर्ण है, और क भी पहला वर्ण है, और ख जो है दूसरा वर्ण है। तो पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? ये अघोष होते हैं। और अल्प प्राण में देखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण आएगा। तो अल्प प्राण में पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी 1, 3, 5 अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा, यानी विषम संख्या अल्प प्राण और सम संख्या महाप्राण। सीधे समझ लीजिए। ठीक, आगे देखिए, ल और स का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत्य। ठीक, ल और स कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। ठीक, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण नहीं है? तो कंठ ध्वनि है, दंतोष्ठ है, मूर्धा ध्वनि है, ग्रीवा नहीं है। ठीक है ना, ग्रीवा नहीं है। ठीक, क्या हुआ? आगे देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झ से झरना का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालव्य है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्लियर?
आगे देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में, दो भागों में, सघोष और अघोष, यानी घोष और अघोष, ठीक है ना। स्वर तंत्रियों के आधार पर जब कहेगा तो दो भागों में इसको बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या हो कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे क को क पे हलंत प्लस में अ, ख को ख हलंत प्लस में अ लिखते हैं ना, उसी को वर्ण विच्छेद, वही पूछ रहा है यहाँ पे। आगे है, स्वरों का उच्चारण होता है क्या, बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना किसी की सहायता से। क्लियर। देखिए अगला 34 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग कह रहा है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए, हरस्व है, प्लुत है और संयुक्त है, लेकिन है द्वित्व नहीं है, ठीक है ना। द्वित्व व्यंजन में होता है, स्वर का नहीं है। स्वर्ग कहाँ आ रहा है बार बार, स्वर। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण है, बताइए। अच्छा, वर्गीकरण नहीं है, तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर इसमें कौन सा नहीं है, केवल आपका सघोष नहीं है, ठीक है ना। कौन सा नहीं है, सघोष नहीं है। आगे देखिए 36 नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है तथा स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, तो काकल्य, उसका कौन सा स्थान है, काकल्य का स्थान है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। छह, देखिए, छह वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, तो क हलंत प्लस में स, क हलंत प्लस में स, कौन सा स, मूर्धन्य से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें से, औ जो है वह संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का मतलब जो दो भिन्न यानी दो असमान वर्णों से जो मिलके बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर क्या है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा है इसमें से, यानी स्पर्श व्यंजन भी, स्पर्श तो सभी हैं, ठीक, कंठ से वो बोला जाता हो, यानी क ख ग घ सभी कंठ से बोले जाते हैं। अघोष का मतलब पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो पहला और दूसरा कौन सा है, क और ख दो हैं, लेकिन इसमें होना चाहिए महाप्राण। महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, तो कौन सा है, ख वाला बचा कि नहीं। बस जब सब चीज का निर्धारण कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे, तो कहाँ जाएगा बच के। कंठ तालव्य कौन सा है इसमें, कंठ तालव्य जो कंठ और ताल से बोलता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, महाप्राण मतलब उसमें होने चाहिए या तो दो हो या तो चार हो, कौन सा है इसमें से, बताइए। च वाला पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, और तीसरा देखिए ख दूसरा है, छ दूसरा है, और ठ भी दूसरा है, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ध्वनि का द्वित्व होता है तभी उसको युग्मक, ठीक है ना, ये जान लीजिए। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी दंत्योष्ठ वर्ण इसमें से कौन सा है, बताइए। यानी दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो वह है, ठीक है ना, वह। क्लियर। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, सभी स्पर्श व्यंजन यानी जितने वर्ग, पांचों वर्ग के हैं, कौन कौन से हैं इसमें, सभी स्पर्श व्यंजन, बताइए। क च पद है कि नहीं पहला वाले में, देखिए दूसरे में इसमें उष्म व्यंजन एक आ गया है स, और उसमें अंतस्थ व्यंजन भी है, तीसरे वाले में उष्म और अंतस्थ आ गया है, चौथे वाले में भी जो है अंतस्थ आ गया है और उष्म भी है इसमें एक, ठीक है। तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है, अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है, बताओ। अर्ध विपरीत स्वर अय हो जाएगा, कौन सा अय हो जाएगा, अर्ध विपरीत स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, निरनुनासिक, ठीक है। अंत्यस्थ और उष्म वर्णों में कितने अक्षर होते हैं, तो 8 होते हैं। 4 अंतस्थ होते हैं, 4 उष्म होते हैं, बराबर कितने, 8।
ठीक। र का विवरण बताना है तो र का विवरण क्या है, देखिए र का जो विवरण है र क्या है, तो र आप जान रहे हैं कि इसको वर्ष भी कहते हैं और लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण व्यंजन भी है, ठीक है ना। ये इतना आप क्लियर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला है आपका काकल्य वर्ण कौन सा है, निम्न में से काकल्य वर्ण, तो ह होता है काकल्य, ठीक। य का उच्चारण स्थान कहाँ है, य का उच्चारण स्थान तालु से होता है, क्लियर। अगला देखिए 53 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं, यानी महाप्राण व्यंजन का मतलब दूसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए, कौन सा है इसमें, त वाला तो होगा नहीं, ठीक। और ज्ञ मतलब ज्ञ तो कौन सा वर्ण में आएगा, वो तो संयुक्त वाले में आएगा, ठीक। च छ इसमें ये भी दूसरा वाला भी हट जाएगा। यर अलावा स स स है, इसमें से बताइए कौन सा आएगा महाप्राण में, महाप्राण में कौन सा आएगा, स स स है आएगा, ठीक है ना, यानी क्या है उसमें व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं। आगे चलिए, ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ह का उच्चारण स्थान क्या है, क्वेश्चन नंबर इधर आएंगे ना 54 पे, हम सीधे 68 पे पहुंच जा रहे हैं। स्पर्श, दंत्य, अघोष और महाप्राण, इसमें से कौन सा है, स्पर्श, तो स्पर्श तो सब हैं, ठीक। दंत्य कौन सा है, तो दंत यानी जो जो त थ द ध वाले में हो, त थ द ध न, ना ही कुल कहाँ बा, प फ ब, ये पहला तीसरा है ही नहीं, यानी केवल थ हो जाएगा कि नहीं, केवल थ हो जाएगा। केवल मुंह से बोले जाने वर्ण वाले स स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, निरनुनासिक कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, कौन कौन से, तो च छ ज झ वाले, ठीक है। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है, तो अंग के, ठीक है ना। कंठ और नासिका कहाँ से बोली जाती है, अंग से, अंग बोली जाती है कंठ और नासिका से, ठीक। आगे देखिए, किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है, तो दंत स जो है ना इसके उच्चारण में ली जाती है, दंत स, ठीक। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं, त और द को, त द कहाँ से बोला जाता है, त थ द ध न, दंत से, कहाँ से बोला जाता है, दंत से। आगे देखिए, निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब ल यर ल व, तो कौन सा है, ल है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, यानी पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण ट है, ठीक है। और कुछ है, ट के अलावा कुछ नहीं है। 62 नंबर देखिए, 62 कह रहा है कि निम्न में महाप्राण कौन सा है, महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, पहला है नहीं, ठीक। और ट ठ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, मूर्धन्य होना चाहिए, यानी मूर्धा से बोला जाना चाहिए, सघो स्पर्श होना चाहिए, सघोष होना चाहिए, नासिक के होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, ठीक। तो नासिक के तो सब हैं, ठीक। और मूर्धन्य लेकिन सब नहीं है, पहला मूर्धन्य है नहीं, म वाला मूर्धन्य है ही नहीं, बचा अण, अण भी, अण मूर्धन्य है, इ भी तालव्य है, तो अण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए पहला कंठ हो जाएगा, इ आपका तालव्य हो जाएगा, म आपका जो है म कहाँ से हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा म, और आपका अण खाली बचेगा, क्लियर। आगे चलिए, इसमें से कह रहा है कि कौन सा अनुनासिक वर्ण है, तो अण हो जाएगा आपका अनुनासिक वर्ण। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है, यानी मूर्धा से कौन सी बोली जाती है, तो ट ठ ठ ड ढ, ढ से ढक्कन वाला बन जाएगा कि नहीं। आगे चलिए, 66 नंबर देखिए, कह रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत हैं, कौन सा दंत वर्ण है, प फ ब भ म, ये नहीं है, प फ ब भ म, दंत यार ल है, सीधे सोचना क्या है, दंत और ल और स आता है ना, दंत, ठीक। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है, दीर्घ स्वर देखिए आ दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा होता है, जो दो अलग अलग स्वरों से मिलके बनता है, जैसे अ और ए से मिलके बन जाए, ठीक। हाँ, तो ऐसे हो जाते हैं आपके। चलिए अब आते हैं 68 पे। 68 क्या कह रहा, ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान कंठ है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य ल व, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 70 नंबर, कह रहा है कि कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण का मतलब क्या, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा कौन कौन से हैं, क च त है कि नहीं है, कचत। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी है, अवृतमुखी का मतलब क्या है,
देखिए ऊ आपका वृत्तमुखी है, बड़ा ऊ भी वृत्तमुखी है, ठीक है। ई लेकिन नहीं है, ओ भी आपका वृत्तमुखी है, यानी ओठ का प्रयोग करते हैं कि नहीं। ओ देखिए, ओ जब कर रहे हैं तो ओठ थोड़ा सा घूम रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें ई जो है, ई आपका अवृत्तमुखी होता है। आगे चलिए, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है ना। हिंदी ध्वनियों में कितने प्रकार की, हिंदी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी ध्वनियाँ बताओ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की यार, एक स्वर एक व्यंजन। ध्वनिया का मतलब वर्ण है। कंफ्यूज तुम लोग हो जा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बताओ? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बताओ? व्यंजन कहते हैं कि अक्षर कहते हैं? व्यंजन कहेंगे। एक से अधिक वर्ण कब से कब मिलेंगे? हाँ, अक्षर कहेंगे, सॉरी व्यंजन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क में एक से अधिक वर्ण रहते हैं कि नहीं? कैसे रहता? क को हलंत लिखते हैं, प्लस में है, 2 वर्ण हो गए कि नहीं है, ठीक। आगे चलिए, 76 नंबर देखिए, कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। आगे क्या करने के लिए पढ़े? आगे देखिए 77 में, ई च छ ज झ ई आदि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से है, ठीक है ना। यानी छोटी बड़ी दोनों तालु से बोली जाती हैं। आगे देखिए 78 नंबर, कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर देखिए ए दोनों हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? हाँ, छोटी ई, बड़ी ई होगा, छोटी ई नहीं। ई से मिल के बनता है बड़ी ई। देखिए ए है, यहाँ नोट में पढ़िए, नोट में लिखा है यहाँ ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना, इसलिए ई सही है। संयुक्त स्वर क्यों? क्योंकि जो 2 असमान स्वरों से मिलके बनते हैं, ठीक। आगे चलिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा, जब ज़्यादा आने लगता है ना तो ऐसा बोरिंग महसूस होने लगता है। हम में काहे हुई? हम 3 बार इसको पढ़ लिए हैं तब भी नहीं हमको हो रहा। हमको मज़ा आता है, हम जितनी बार पढ़ते उतने बार मज़ा आता है। कृष्णा जी, नींद आ रही है क्या आपको? आसान अब चला, वो में काहे नहीं बोलत रहा तब, वो में लिपि भाषा वाले में काहे नहीं बोलत रहा नहीं, वो में नहीं बोरिंग होत रहा। चला 80 नंबर पे चला। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन बताइए। अल्प प्राण कौन सा है? ग। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है? पहला है नहीं, सी भी नहीं है, ज है, ज तीसरा वर्ण है, इसलिए च छ ज हो जाएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? 82 नंबर, ओष्ठ वर्ण यानी ओठ से बोला जाता है। ऊ के अलावा और कोई नहीं। ई आपका कहाँ से बोला जाता है? ई बताओ कहाँ से बोला जाता है? अभी बताएं, ताल से बोला जाता है यार। ई च छ ज झ ई सब ताल से बोला जाता है कि नहीं? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये क्या है? सब स्वर के भेद है ना। वो तो उत्तर में बोला जा रहा है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लिपि कहते हैं, ठीक। युवा कल्याण अधिकारी जो अजीत भैया थे नहीं, ये उसमें क्वेश्चन सब पूछा गया है। देखो यही सब क्वेश्चन बनता है यार, कहीं बाहर से थोड़ी न बनेगा। ये पूरा चैप्टर है का है ना सब, यही सब। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछने का लेवल आपको हम बताए थे, जैसे युवा कल्याण अधिकारी पूछा है, लोअर पीसीएस के अंतर्गत आता है। इसके बाद आएंगे तो इससे निचले कदम पे आएगा, यानी यूपीएसआई में पूछेगा, यूपीएसआई से फिर अब यूपीपी में पूछेगा, समझ गए? अब की बारी इसका किसका है? यूपीपी का बारी है। यही सब आएगा। प फ ब भ म कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। 2 व्यंजन, ये आपको आसान लग रहा है ना, जो नहीं पढ़ा है उसको बहुत कठिन लगता होगा। पहले हमको ये सब मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इतना कठिन लगता था कि ये सब कहाँ से कैसे बोला जाता है, हमको याद नहीं होता था। आप तो कहीं कुछ भी पूछो। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना।
आगे देखिए, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष यानी पहले दूसरे वर्ण का कौन सा है इसमें? प है, और कोई है नहीं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, यानी कंठ से कौन सा बोला है? अ। ठीक, आगे देखिए 89 नंबर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? आ है। क्यों आ है? क्योंकि ए और ओ तीनों संयुक्त दीर्घ स्वर हैं या संयुक्त स्वर हैं, विजातीय हैं। सजातीय आ वाला है। सजातीय का मतलब दो अपने समान स्वर से जब मिलके बनते हैं तो उसे सजातीय स्वर कहते हैं, और जब असमान मिलके बनते हैं तो उन्हें विजातीय। हाँ चलिए, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण। अगला बताइए, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा कौन सा है? त तो है नहीं, त थ द भी नहीं है, म भी नहीं है, तो कौन सा है? भ। भ है ना। आगे देखिए, त थ द तीसरा वर्ण होता है, तीसरा महाप्राण होता है, वो अल्प प्राण होगा। आप खाली याद रखिए कि अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। अब ये ना कि आप वर्णमाला ही बोल जाइए कि पहले कौन होता है दूसरे कौन होता है। अब द तीसरे पे होता है, उसको दूसरे में जाकर बैठाएंगे तो आपका गलत होना ही है। चलिए 91 नंबर बताइए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य। 92 सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष। इसमें होता है सघोष का मतलब तीसरा चौथा पांचवा। हाँ, सघोष का मतलब तीसरा चौथा पांचवा। प तो है नहीं, थ भी नहीं है, प फ ब तीसरा है कि नहीं? ब। आगे चलिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है इसमें? ह। देखिए ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, स ह। ठीक, यानी तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह कंठ। ठीक, आगे चलिए 93 नंबर, 94 नंबर पे चलिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? अय। नहीं, अय। कंठ तालव्य कौन सा? अय। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक है, और जिनके मुख से खाली निकलती है उन्हें निरनुनासिक। निरनुनासिक। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो ल अंतस्थ व्यंजन है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण का कार्य करता है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? ल। ठीक, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो ल भी दंत होता है, द भी दंत होता है, त भी, च तालव्य है। ठीक, आगे चलिए 100 नंबर। कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, पश्च स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, अग्र स्वर आता है, लेकिन विपरीत स्वर नहीं आता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऊ यहाँ पे दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? ए, र, ल, व, ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स है, ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52। वर्ण लिपियां का मतलब लिखे जाने वाले कितने वर्ण हैं टोटल? 52। मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर में एक ही है, अ। कौन सा है? अ। 106 नंबर में चलिए, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण यानी कंठ से कौन सा बोला जाता है? देखिए, अ भी बोला जाता है, ह भी बोला जाता है और विसर्ग भी, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, अ, अंग, अह। ठीक, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके कौन सा है? ज। ठीक है ना, च छ ज, च छ ज झ, चार जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। अय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, स का उच्चारण स्थान तालु। ठीक, 110 देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी महाप्राण नहीं? महाप्राण का मतलब दूसरा चौथा कौन सी नहीं? च छ ज झ, झ है, क ख ग घ है और ख है, यानी ज केवल नहीं है इसमें। ठीक, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च समृद्ध स्वर है। कैसा स्वर है? पश्च समृद्ध स्वर है। ठीक है ना। अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है? अघोष वर्ण। अघोष का मतलब पहला और दूसरा वर्ण इसमें से कौन सा है? अघोष। अघोष वर्ण बताइए इसमें कौन सा है? ज होगा नहीं?
अघोष वर्ण में आते हैं आपके, अघोष वर्ण में ऊष्म व्यंजन, ठीक है, स हो जाएगा आपका। व का उच्चारण स्थान क्या है, व का दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, यानी मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है, वही पूछ रहा है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है, ठीक। देखिए दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया वीडियो 2015 वाले में। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ग नहीं है, ग कंठ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है कैसे बनता है, ज प्लस ञ से बनता है, ठीक है ना। देखो ज्ञ को ज्ञ पढ़ते हैं हम लोग, ज्ञ, जैसे संज्ञा, संज्ञा को संज्ञा पढ़ना चाहिए, विज्ञान को विज्ञान पढ़ना, असली उच्चारण वो होता है विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान नहीं विज्ञान, ठीक है, लेकिन हम लोग उसका उच्चारण बिगाड़ के रख दिए हैं। अगला देखिए, व व्यंजन है, व कैसा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। 119 पे चलिए, देखिए 119 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो त्र स्वर नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो फ संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ओष्ठ से बोला जाने वाला है फ। किस वर्ण का किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो छ से छतरी वाला, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, कौन सा व्यंजन इसमें संघर्षी है, झ से झरना वाला, ठीक है ना। हाँ आगे चलिए, 123, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, कौन सा इसमें से ट वर्ग में नहीं है, ध से धनुष वाला, ठीक है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण, महाप्राण का मतलब दूसरा चौथा, ज होगा नहीं, प होगा नहीं, व होगा नहीं, तो कौन सा होगा, घ होगा, ठीक। अगला देखिए 125, निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। संयुक्त स्वर ऑप्शन नंबर बी, ए ओ अ, ठीक। अगला देखिए 126, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है, महाप्राण होता है। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से बोला जाता है ना ट वर्ग के सभी। अगला देखिए 128 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ओ, कौन सा है, ओ है, हाँ इसमें आ हो जाएगा, ठीक, दीर्घ स्वर आ जाएगा आ में, ठीक, क्लियर। आगे बताइए, च छ ज इ तालु से, च छ ज इ तालु से होता है कि नहीं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, किसमें हुआ है, वृष्टि में, देखिए वृष्टि में हुआ है कि नहीं, बाकी किसी में नहीं हुआ है, बाकी सब में र है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी स्वर रहित का मतलब उसमें स्वर न हो, सहित का मतलब होता है कि उसमें हो, और रहित का मतलब उसमें न हो, ठीक। आगे चलिए, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है बताओ, ध्वनि होती है, ठीक है ना, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। स का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है, तालव्य स है। आगे चलिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला, ठीक। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष का मतलब देखिए पहला ही क वाला है कि नहीं है, क है, ठीक। आगे है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, इसमें किसमें बताना है, र व्यंजन नहीं, पहले क्रम में है कि नहीं र व्यंजन, मात्र में भी त्र में है और मूर्धा में भी र है, लेकिन मातृभूमि में देखिए री है, उसमें र नहीं है, ठीक है ना, तो मातृभूमि में नहीं है। आगे देखिए 141 नंबर कह रहा है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है, किसमें तालव्य ध्वनि है, स में, तालव्य स बड़ा वाला स है ना। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या हो जाता है, संयुक्ताक्षर हो जाता है, क्या हो जाता है, संयुक्ताक्षर हो जाता है। आगे देखिए कौन सा व्यंजन, आगे देखिए कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, यानी नासिका से कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है, अड़, ड नहीं अड़, ऑप्शन नंबर डी,
वो जब उसके नीचे बिंदी रहेगा तब वो होगा, समझी। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, य से यज्ञ वाला। ठीक, आगे चलिए 145 नंबर पे, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, दंत्य। ठीक, यानी दांतों पर, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, स स स। आगे देखिए, स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अंग का उच्चारण स्थान कहाँ है, नासिक के से है। ठीक, ट वर्ग किस प्रकार के ध्वनि है, मूर्धन्य है। अर्ध स्वर कौन कौन सा है, य और व है, बताए थे ना, य और व, य और व बताए थे। अर्ध स्वर ल नहीं होता है, ल पार्श्विक होता है, ल पार्श्विक होता है, वहां गलती से निकल गया था, ल पार्श्विक होता है। देखिए, घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छह वर्ण किसके योग से बनता है, क और मूर्धन्य से। देखिए स तो दो है लेकिन मूर्धन्य से आपको बोलना अनिवार्य है। आगे देखिए, स स स क्या है, ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि, यानी अघोष भी होने चाहिए, अल्प प्राण भी होने चाहिए, कौन से हैं इसमें से, अघोष अल्प प्राण, यानी केवल पहला अक्षर छांटना है आपको। पहले अक्षर पे कौन सा है, क और त। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बताइए, निम्नलिखित असत्य कथन को छांटिए। कह रहा कि व्यंजन वर्गों में तीसरे चौथे और पांचवे व्यंजन सघोष होते हैं तीसरे चौथे पांचवे, बताइए। होते हैं यार, सघोष होते हैं, सघोष या घोष। अघोष तो केवल पहला दूसरा होता है, तो पहला वाला सही है कि नहीं, लेकिन इसमें कहा है हमको असत्य छांटना, तो पहला वाला सत्य है ना। अगला देखिए, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, एकदम सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियां होती हैं, एकदम सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, यही वाला सही नहीं है। ठीक है, तो सभी विसर्ग जो है सघोष नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलिए, जेलवार्डन फायरमैन में पूछा गया था 2020 वाले में। निम्नलिखित में से व्यंजन में नासिक के व्यंजन कौन सा है, न हलंत वाला। ठीक है ना, आगे चलिए 100 किस पे 57 पे चलिए। फ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, फ दंत है कि ओष्ठ है, प फ ब भ, प वर्ग में जितने आते हैं सब ओष्ठ। ठीक, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्ञ, यानी ज प्लस इ से जो बनता है ज्ञ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। अनुनासिक का संबंध किससे है, नाक और मुख से होता है अनुनासिक का संबंध। ठीक, नाक और मुख से। कंठ ध्वनि कौन सी है, क कंठ ध्वनि होती है। दंत्य, अगला देखिए, दंत्य वर्च्य अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए इसमें से। तो दंत भी होना चाहिए, तो च होगा नहीं, ठ होगा नहीं, ड होगा नहीं, तो क्या होगा, त हो जाएगा। ठीक है ना, त हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2021। आगे बताइए, क्या हुआ जी, हिचकी आ रहा था। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण कौन सा है, आगे बताओ उत्तर। अघोष महाप्राण कौन सा है इसमें, अघोष महाप्राण, अघोष का मतलब पहला दूसरा, और महाप्राण का मतलब दूसरा चौथा, यानी पहला नहीं खोजना है, खाली दूसरा वर्ण खोजना है। कौन सा हो जाएगा, ख से खरगोश। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल व। ठीक, आगे देखिए, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, सभी स्वर दीर्घ हैं, किसमें सभी स्वर्ग दीर्घ हैं, बताइए। देखिए, हाँ, सभी स्वर दीर्घ है, तो दूसरा वाला ऑप्शन पहले काटिए, दूसरा वाला तो होगा नहीं, ली आ गया है, और चौथा वाला भी नहीं हो गया क्योंकि इसमें अ और ई ये दोनों क्या है, हर्ष स्वर हैं। ठीक, और तीसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अ जो है ये हर्ष स्वर है, होगा कौन सा, पहला वाला। ठीक है, पहले वाला होगा, इसमें दीर्घ है का मतलब बड़े हैं। ठीक, ई भी दीर्घ स्वर है, और हई सब तो दीर्घ हैं, दीर्घ के साथ साथ क्या है, संयुक्त भी हैं। ठीक, अगला बताइए, किस समूह में वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, किसमें मूर्धा है, देखो तो इसमें ट ठ स री और ट ठ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलो 167, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, झ का उच्चारण स्थान तालु से होता है, एकदम सही। ख का उच्चारण स्थान कंठ से, एकदम सही। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, दंत से नहीं होता है। ठीक है ना, यर अलावा क्या है, यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, अगला 169 नंबर देखो,
कह रहा है कि कौन सी दो ध्वनियां अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ऑप्शन नंबर पहला। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां आती हैं, किसमें ऊष्म ध्वनियां हैं? पहला वाले में, स स स ह। ठीक, आगे देखिए। इसमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं? कौन सी ध्वनियां इसमें संयुक्त स्वर है, बताइए? ए और औ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें? स्र। कौन सा है? स्र। आगे देखिए। किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं। पहला वाला होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, और चौथा, तीसरा होगा नहीं, चौथा हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, इसका चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें हुआ है? खीज में हुआ है, क्योंकि इसमें दूसरा और चौथा दोनों है। झूठ में भी हुआ है, घाघ में भी हुआ है, लेकिन जोगन में नहीं हुआ। जोगन में देखिए, ज भी तीसरा वर्ण है और ग भी तीसरा वर्ण है, न तो पांचवा वर्ण है। ठीक है ना, तो क्या होता है? घाघ। बहुत कहते नहीं कि बहुत घाघ हो, क्या जी सुनते नहीं हो? कहते नहीं है सब। हमारे दादी ने वो घाघ का प्रयोग ज्यादा कहे, घघवा। घघवा सुना लाना है, क्या है? चलो देखो 175 नंबर। घाघ है इनका स्नेहा। चलिए देखिए 175 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, बताओ जी? क नहीं है। छह वर्ग किसके योग से बना है? क प्लस में मूर्धन्य स, क हलंत मूर्धन्य स। आगे 176 नंबर देखिए। छह जो ध्वनियां है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसमें ब की ध्वनि क्या है? ब। ब क्या है? ओष्ठ। प फ ब भ म। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। विराम चिन्ह आ गया क्या जी? यही अभी नहीं आएगा, अभी और है। इसमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? छ से क्षत्रिय। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? प, यानी ऑप्शन नंबर डी, प फ ब भ म। 182 नंबर। क्या हुआ? पानी पीना है क्या? पानी पीना हो तो ब्रेक दे दें 5 मिनट का। पिछड़ गई। अरे तो वीडियो हुआ देख के लिख लेना ना, काहे परेशान है आप? यही देखिए क्या कह रहा है। ओष्ठ 182 नंबर क्या है? ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें से? यानी ओष्ठ भी होना, ओष्ठ से, ओष्ठ का मतलब क्या है? इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होना चाहिए। अल्प प्राण होना, अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होना चाहिए। घोष का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए। कौन सा है इसमें से? प तो होगा नहीं। ठीक, प फ ब भ म से ही होगा, और सारे प फ ब भ म वाले ही हैं, ओष्ठ से सब हैं। लेकिन अल्प प्राण में पहला देखिए, पहला नहीं होगा। क्यों नहीं पहला होगा? क्योंकि घोष वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। ठीक, प फ, फ भी नहीं होगा। ब और भ में से देखिए घोष वर्ण क्या होते हैं? तीसरे, चौथे। ठीक, और अल्प प्राण क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो चौथा तो होगा नहीं, भ होगा नहीं, तो होगा क्या? ब। छांटना, ऐसे आपको छांटना है। ठीक है ना, आगे बताइए। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य से है। यर अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? तो मूर्धन्य है। अगला है कौन सा वर्ण, देखिए कह रहा है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो कौन सा दंत नहीं है? ट नहीं है, ट मूर्धन्य है। ठीक है ना, ओष्ठ और दीर्घ स्वर, यानी ओष्ठ से बोला जाए और दीर्घ स्वर है। इसमें से कौन सा है? ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है ना, दीर्घ स्वर बड़ा ऊ है। इसमें बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन तो ऑप्शन नंबर डी वाला, च छ ज झ। ठीक है ना, आगे देखिए 89 नंबर। क्या इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो हम बताए थे, जितने द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, उनसे शब्द का आरंभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें दो गुण होता है। दो गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो हिंदी और फारसी दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके अंदर दो गुण पाए जाते हैं, द्विगुण। और द्विगुण से जिनके अंदर नीचे बिंदी लगी रहती है, कभी भी उनसे
शब्द का शुरुआत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंत्य, वर्ज्य, महाप्राण, घोष व्यंजन कौन सा वर्ण है इसमें से, बताइए। वर्ज्य का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, जिसपे हलंत लगा होता है, सभी नहीं होते हैं, 6-7 केवल वर्ण है। ठीक, तो दंत इसमें से कौन कौन सा है, 6 होगा नहीं, त थ द ध, त थ ठ से ठठेरा होगा नहीं। अब थ और ध में से बताओ इसमें से क्या होगा, तो क्या होना चाहिए सबसे पहले कि महाप्राण, महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। थ भी दूसरा है, त थ द भी चौथा भी है, घोष वर्ण होना चाहिए, लेकिन घोष का मतलब क्या, तीसरा चौथा पांचवा, तो इसलिए घ वाला सही हो जाएगा, ध से धनुष वाला, ठीक है ना। ठीक, आगे चलिए। ग ज छ च ट में इनमें से तालव्य और महाप्राण कितने वर्ण हैं, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, यानी ताल से बोले जाते हैं और महाप्राण भी हैं और घोष भी हैं, तो ताल से इसमें कितने कितने बोले जाते हैं, देखिए ज बोला जाता है और छ और च, यानी 3 तो ताल से बोले जाते हैं। ठीक, अब खोजिए कि महाप्राण कौन है, तो महाप्राण दूसरा और चौथा, तो ज तो होगा नहीं, ठीक, और च भी नहीं होगा, केवल कौन होगा, छ है, लेकिन छ घोष वर्ण है, घोष नहीं है, तो 0 हो जाएंगे, यानी इसमें से कोई भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। घोष वर्ण क्या होते हैं, तीसरे चौथे पांचवे होते हैं ना। अगला बताइए 192, मूर्धन्य हरस्व स्वर का उदाहरण क्या है, यानी मूर्धा से बोला जाता है और हरस्व स्वर है, तो कौन सा है इसमें से, मूर्धा से बोला जाता है, हरस्व स्वर है, री, क्या है, री, ठीक है ना। देखिए ऐ तो होगा ना, ए होगा नहीं, ई आपके किससे बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, ऊ आपके ओष्ठ से बोला जाता है, और री जो होता है ये मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है, री। आगे चलिए 93 नंबर, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है, तो कौन सा है, ह। ठीक, इनमें से कितने, आगे बताना, इनमें से कितने वर्णों का व्यंजन, कितने वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अगला बताइए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से हो, ठीक, जो बालाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं हो, तो है तीनों गलत है, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। सब यूपीएसआई का ही इधर क्वेश्चन मिल रहा है आपको। देखिए इनमें से अंतस्थ व्यंजन, यानी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, यर अलव है, एकदम सब चपेट दिया है। हाँ, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, त, केवल त, ठीक है ना, केवल कौन सा हो जाएगा, त। आगे बताइए 197 नंबर, 50 मिनट भी अभी नहीं हुआ, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब मैंने 121 हुआ है, 100 टोटल, अभी 21 दिन 24 क्वेश्चन, 124-25 क्वेश्चन अभी करना है, 15 मिनट में हो जाएगा, यानी कल वाला ही समय, कल वाला से कम में समय लगेगा, कल वाले से, कल यहाँ 1 घंटा 16 मिनट लगा था ना, आज और कम लगेगा। 97 नंबर देखिए, जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन हो, क्या है तब, अयोगवा है, ये उभय स्वर कौन सा होता है जी। अगला बताइए, स का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु से। अगला बताइए, 50 नहीं आएगा। आगे देखिए, ओष्ठ है, अल्प प्राण, घोष वर्ण कौन सा है, ओठ से बोला जाए, यानी प फ ब भ, तो प फ ब 3 है, वह तो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि वह दंतोष्ठ होता है। ठीक, तो अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, तो पहला प फ होगा नहीं, ब पहला, और यानी सी और बी में से देखिए कौन सा घोष वर्ण कौन सा है, तो तीसरा वर्ण, यानी प फ ब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। कंठ अल्प प्राण और व्यंजन, कंठ अल्प प्राण कौन से हैं, तो कंठ से आपका कंठ और अल्प प्राण सीधे ग को मार के निकल लीजिए, आगे कुछ सोचना ही नहीं। कंठ तालव्य इसमें से कौन सा है, अय, ठीक, ए अय नहीं, ए। इनमें से च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है, ठीक। इतना बार ये सब आया है ना कि आपको इसे रटा जाएगा, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, समझ गए, कि इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो अगली बार कहीं जाए ही नहीं इधर उधर। चलिए, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, किसमें री का हुआ है, वृष्टि में हुआ है, ठीक है, भी दोबारा क्वेश्चन आ चुका। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है, संवृत स्वर कौन सा है इसमें बताइए, संवृत स्वर, संवृत, अर्ध संवृत, संवृत में आपके ई वाला आ जाएगा, ठीक है ना, ई आपका जो होगा वो संवृत स्वर होगा। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है, मूर्धा से बोला जाए,
यानी 6 वाला हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। आगे सॉरी 6 नहीं होगा, 6 तो तालव्य होता है, ठ होगा, ठीक, ऑप्शन बी होगा ना। चलिए अगला 206 नंबर कहा है तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण कौन से हैं, तालव्य होना चाहिए, यानी तालव्य इसमें दो ही वर्ण दिख रहे हैं, छ और झ, ठीक, लेकिन महाप्राण होने चाहिए। महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा और चौथा होता है ना, तो च छ ज झ दूसरा दूसरा होगा, क्योंकि अघोष में केवल पहला दूसरा वर्ण आता है। कंठ और महाप्राण घोष व्यंजन कौन से हैं, कंठ और महाप्राण, तो क और ह, क ख ह और अंग सब कंठ हैं। महाप्राण में कौन सा, दूसरा और चौथा, तो दूसरा ख है। और घोष कौन से होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ह हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, ठीक है, कौन सा, ह हो जाएगा। आगे देखिए 208 नंबर, इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है, अघोष कौन सा है, च हो जाएगा, ठीक, अघोष। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 31 गिनवाए थे कि नहीं उस दिन। अल्पप्राण देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा है, वही क्वेश्चन 2021 वाले में। देखिए मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से कौन, ट ठ ड ढ वाले बोले जाते हैं, तो इसमें दो है केवल, अल्पप्राण है यानी पहला तीसरा पांचवा, ठीक, ट ठ ठ होगा तो दूसरा होगा, पहला होगा नहीं, आपका ड हो जाएगा, ठीक। ओष्ठ ओष्ठ महाप्राण और घोष, ओष्ठ यानी प फ ब भ, प फ ब भ यानी फ है और ब है, महाप्राण क्या, दूसरा और चौथा, तो प फ ब भ, घोष आपका भ वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए इसमें से कौन सा व्यंजन उष्म है, तो वह हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन, सॉरी स हो जाएगा, स हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन, वह तो आपका अंतस्थ हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलिए 213 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष, मूर्धन्य कौन सा है, ट ठ सब है, अल्पप्राण पहला तीसरा, तो ठ होगा नहीं, ढ ट ठ ड ट ठ, अघोष का मतलब ट हो जाएगा उत्तर इसका, ठीक, ट वाला हो जाएगा। आगे देखिए तालव्य महाप्राण घोष वर्ण, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण, तालव्य क्या है, यानी जो दूसरा वाला हो, तो पहला देखिए घ होगा नहीं और बचा तीसरा, तो महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, च छ और ज झ, घोष वर्ण तो झ हो जाएगा आपका, ठीक, झ वाला हो जाएगा आपका। आगे घ ग और क्या है, ड और ठ और त, इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं, अघोष व्यंजन, अघोष का मतलब पहला और दूसरा होता है, तो है क्या है, घ और ग होगा नहीं, घ ग होगा नहीं, और ड क्या है, ट ठ ड, ये भी नहीं होगा, ट ठ एक है, त दो केवल है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 16 नंबर, इसमें देखिए समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये सब। आगे देखिए कंठ महाप्राण और घोष, कंठ से होना चाहिए और महाप्राण, कंठ क्या है, घ और ग दो ही दिख रहे हैं, सी और डी ऑप्शन दो ही दिख रहे हैं कंठ वाले, ठीक है ना। महाप्राण कौन से होते हैं, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए घ वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, अघोष इसमें से कौन सा हो जाएगा, ख से खरगोश वाला, ठीक है। आगे देखिए 218 कंठ अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, कंठ से बोला जाता है, यानी इसमें से कंठ से और अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर डी अंग वाला हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले वर्ग का है नहीं कि नहीं, क वर्ग का। आगे चलिए, आगे कहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33, व्यंजन वर्णमालों की संख्या 33। ज्ञ वर्ण किन से बनता है, तो ज प्लस इ से, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे गुरु स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु स्वर, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक ना। 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन कौन से हैं, तालव्य महाप्राण, तो ताल से इसमें केवल दो ही दिख रहे हैं, एक सी और एक बी, ठीक, ताल से दो बोल रहे हैं, और इसमें महाप्राण, महाप्राण का मतलब क्या होता है, दूसरा और चौथा, ठीक, और घोष का मतलब होता है तीसरा और चौथा, तो च छ तो हट जाएगा, केवल झ आपका हो जाएगा उत्तर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, ठीक, हाँ वर्ण का है या व्यंजन का है वही है, ठीक। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, स्वर के बिना, ठीक है, स्वर के बिना आप कोई व्यंजन उच्चारित कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है क्या, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर ल को कहाँ से बोला जाता है, तो ये पार्श्विक स्वर है, ठीक ना। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ क्या है, ग से गमला वाला। इनमें से अचानक अमानक, अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, तो भ है केवल,
अमानक वर्ण का मतलब क्या है? अमानक में द्वितीय वर्ण आते हैं, कौन कौन सा आता है? एक आपका आता है झ, देखिए एक क्या आता है झ, और एक क्या आता है भ। झ को पहले ऐसे लिखा जाता था ना, भ को भी पहले ऐसे पता नहीं कैसे लिखा जाता था, इस तरह से लिखा जाता था कि नहीं? कभी देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? अमानक वर्ण में केवल दो होते हैं, एक झ से झरना वाला होता है, इसको पहले इस तरह से लिखा जाता था, समझ गए, इस तरह से, और एक भ से भालू वाला। आगे चलिए, इनमें से किसका कंठ हो गया, अमानक भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। आगे चलिए 229 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? म। ठीक, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क्या है? ज। ठीक, ज का उच्चारण स्थान तालु से होता है कि नहीं? आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा? ह है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नाक और मुंह से होता है। कहाँ से? नाक से केवल नहीं, नाक और मुंह से होता है। ठीक, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष, मूर्धन्य कौन सा है इसमें से? ट वाला है, ट ड दो दिख रहे हैं इसमें, और अघोष का मतलब क्या है? अघोष का मतलब पहला दूसरा, तो ट हो जाएगा इसका उत्तर। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत इसमें से कौन सा हो जाएगा? त थ द ध न वाला हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बताइए, इसमें से री क्या है? री स्वर है या व्यंजन है? स्वर है। क्या है? स्वर है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ठीक, आगे देखिए, अर्ध विराम, विराम चिन्ह आ गया। अर्ध विराम किसे कहते हैं? अर्ध विराम देखिए, एक बिंदी होती है ऊपर और नीचे कामा लगा रहता है, उसको अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम और अल्प विराम में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो अल्प विराम केवल कामा को कहते हैं, और अर्ध विराम एक बिंदी और नीचे उसके कामा, इसको अर्ध विराम कहते हैं। यानी अल्प विराम से ज्यादा समय लगे और पूर्ण विराम से कम, उसको अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कहा है? कहा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। तो इसमें कौन सा सही है? अच्छा, कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं होगा, और सब तो सही है दिख रहा है, पहला सही नहीं होगा। देखिए, हंस पद का विराम चिन्ह क्या होता है? हंस पद लिखने में अक्षर जब छूट जाते हैं तो ऐसे नहीं तीर मार के लिखते हैं, इस तरह से, वही हंस पद होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। ठीक, यूपी पीसीएस प्री लोबर परीक्षा 2019 अगला। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो हाइफन होता है ना, इसे इस पे नहीं लिखाएगा, हाइफन चिन्ह जो होता है दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। दो विपरीत चिन्हों, दो विपरीत शब्दों के बीच, जैसे माता पिता के बीच में लगता है ना हाइफन, उसी को योजक कहते हैं। आगे चलिए 242। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य कौन सा चिन्ह लगता है? बताइए, तो ये भी कौन सा है? देखिए, सामासिक पद हो चाहे पुनरुक्त हो चाहे युग्म शब्दों के मध्य कौन सा लगता है? तो यहां लगता है आपका योजक ही है। ठीक है, युग्म का मतलब योजक हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? कहाँ परेशान के जाए बाबू? अगले जन्म में वो प्रदीप बनिए, तू चिवटी बन जाएगा। चलिए 43 नंबर चलिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में, अंत किससे करते हैं? बताइए। वह पूर्ण विराम से नहीं, विवरण चिन्ह से करते हैं। समझ गए? आगे देखिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी अक्षर या शब्द पे जब बल देना होता है तो उसको इकहारा उद्धरण चिन्ह प्रयोग करते हैं। इकहारा उद्धरण चिन्ह जानना है क्या होता है? आइए देखिए, हई जो होता है ना, हई, इसको इकहारा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, और हई वाला जो होता है इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं।
विवरण का मतलब है ही है यार, है खाली है, दो बिंदी है, इसी को विवरण करते हैं। है तो निर्देशक हो जाएगा, है खाली विवरण है हो। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है? ऑप्शन डी। प्रश्नवाचक जाना था ना। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा चिन्ह लगा है? योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, आगे देखिए, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है? कामा की कमी है। ठीक है, कामा अल्प विराम की। ऑप्शन नंबर ए। इसमें उसने मुझसे कहा, इसमें उसको लगा देंगे तुरंत। ठीक, यानी थोड़ा सा ठहर रहे हैं ना। हाँ, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को इसमें कौन सा चिन्ह है? तो इसमें पूर्ण विराम है। ठीक, आगे देखिए, वीडियो परीक्षा 2018 वाले में सब पूछा है। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे कहा गया किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए क्या करते हैं? उसको एक रेखा खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, किसी पद, हाँ, कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक। देखिए, संख्या की द्विरक्ति। अच्छा, ये क्या बोलते हैं? हई वाला अंडरलाइन जिसे हम लोग कहते हैं, अधोरेखा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था, अधोरेखा कहते हैं। कोष्ठक तो होगा कौन सा? के कृष्णा जी? चलिए अगला बताइए, संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरक्ति, हाँ, योजक चिन्ह ही लगेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है इसमें? तो पहला वाला निर्देशक चिन्ह, निर्देश जो देता है। अल्प विराम कौन सा है? ऑप्शन सी, कामा को अल्प विराम कहते हैं। युवा कल्याण अधिकारी में सब पूछा है, बताइए। निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए, कौन सा है? ऑप्शन सी, पूर्ण विराम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है ऑप्शन, इसमें क्रॉस लिखा है, रेखांकित चिन्ह क्या है? लोप सूचक है कि समाप्ति सूचक? हाँ, ठीक, लोप सूचक का मतलब जो है कि किसी चीज का यहाँ पे जरूरत है, किसी चीज का, यानी किसी चीज का यहाँ लोप हो गया है, कोई यहाँ से हट गया है। हाँ, जैसे रिक्त स्थान पूर्ति के लिए आता है ना, बस जान लीजिए वही। हाँ, आगे देखिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच कौन सा विराम चिन्ह? योजक। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसमें से उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है ना, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिखने में अक्षर छूटने के संकेत में। ठीक, आगे देखिए, ए मतलब कोष्ठ बनाया है, ये पूछ रहा है किस विराम चिन्ह का है? तो ये कोष्ठक चिन्ह है। हाई देखिए, आगे बराबर लिखा है। ठीक, और ये पूछ रहा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किसके? तुल्यता सूचक है, तुलना करने के लिए होता है कि नहीं? आगे देखिए, 60 नंबर क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरा नहीं, तो अक्षर और शब्द रहेगा तभी कहरा, और कथन रहेगा, कोई मुहावरा रहेगा, कोई कहावत रहेगी तो वहाँ दोहरा। ठीक है, दोहरा उदाहरण यहाँ लिखा है, उद्धरण होता है। ठीक, अगला देखिए, पढ़ने में ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? विराम चिन्ह। ठीक, आगे देखिए, अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है? अनुस्वार का चिन्ह कब लगता है? तो स्वर के ऊपर एक बिंदी लगता है। ठीक है ना, शीला कहिए क्या हाल है? शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है? एक कौन सा विराम चिन्ह है जी? निर्देशक चिन्ह है। ठीक है ना, कौन सा चिन्ह है? निर्देशक।
आगे देखिए, योजक को निर्देशक भी कहते हैं, जान लेना। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप भी कहते हैं इंग्लिश में। पूर्ण विराम ही है जिसको अंग्रेजी में प्रयोग नहीं करते हैं, ये जान लेना। वहाँ पे फुल स्टॉप यानी बिंदी का प्रयोग होता है। आगे देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं। ओहो, जहाँ वाक्य की गति अंतिम हो जाए, अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो मनोविकार सूचक जहाँ शब्द रहेंगे वहाँ करेंगे विस्मयादि बोधक। क्या करेंगे? विस्मयादि बोधक। आगे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में यहाँ पे करेंगे? तो किसमें? केवल डी वाले। मोहन को बाजार क्यों जाना था? आगे देखिए, निम्नलिखित में से तू अरे तुरियन काहे सत्ता कर रहे हैं? टोपी लगा ले। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा है, एक मिनट, कहाँ गया? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह है कि नहीं है? अल्प विराम भी है। योजक चिन्ह, ये लाघव चिन्ह बना है, योजक नहीं है। लाघव 0 होता है, योजक केवल पाई ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, हाँ, जेल वार्डन में पूछा गया है। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें विराम के चिन्ह से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? हाँ, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? हाँ, पिता ने पुत्र से कहा, क्या कहा? कि देर हो रही है, कब आओगे? पहला वाला ही सही है। हाँ, पहला वाला ही सही है। जब कृष्णा जी बोल दें और दूसरा सही हो जाए, ऐसा हो सकता है। आगे चलिए, 270, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक का समय लगता है वहाँ अर्ध विराम लगता है। ठीक है ना? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं अंग्रेजी में। हंस पद विराम चिन्ह एक का, हंस पद का विराम चिन्ह का एक और नाम क्या है? त्रुटि विराम। लोप नहीं, त्रुटि विराम। जहाँ गलती होता है वहाँ त्रुटि विराम, उसी को कहते हैं। लोप नहीं, लोप का मतलब हो गया किसी चीज का छूट जाना। नहीं नहीं, लोप का मतलब जैसे डॉक्टर पूरा आप लिखते हैं, डा लिख के खाली उसके आगे 0 लगा देते हैं तो उसका मतलब लोप हो गया है। पूरा शब्द उसका डा का मतलब डॉक्टर लिखा आ रहा है। मोहन आज घूमने जाएगा, इसमें कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। मोहन घूमने जाएगा, इसमें पूर्ण विराम। इसमें अर्ध विराम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, 74-75 नंबर क्वेश्चन। निम्न क्या है? कह रहा है 75 नंबर, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विराम चिन्ह में विसंगति किसमें है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला वाले में ही गलत है। निराला देखो शब्द है ना एक, और एक शब्द में एक हरा उद्धरण चिन्ह लगता है, तो हरा नहीं लगता है, तो पहला वाला ही गलत है और बाकी सब सही है। आगे चलिए, 76 नंबर, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का नहीं है? तो कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का नहीं है? बताओ, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का नहीं है? माँ ने कहा, बेटा सदा उन्नति करो, यही वाला सही है। अच्छा है, तो पहला तो है। बकियम कौन बटले नहीं हुआ? तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है क्वेश्चन। 2000 है, कट गई बा। आपने क्या कहा, सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित कौन सा इसमें चिन्ह आना चाहिए? यानी एक प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक अल्प विराम आना चाहिए। आपने क्या कहा, जो मैंने या सो मैंने नहीं सुना। हाँ, ये इसमें आना चाहिए एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। वाह, तुम आ गए, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक,
निम्नलिखित में से वाक्य में से प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों में कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा वह नहीं जाएगा। इसमें कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। देखो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है बीच में? अल्प विराम। आगे देखो, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से, याद रखना। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? किसमें अर्धविराम का प्रयोग? ऑप्शन सी में। ठीक, सी में देखो अर्धविराम का पूछ रहा है ना। आगे देखिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किसका? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्यों में इसमें विरोध का भाव प्रकट कर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ अच्छा, मिश्रित, हाँ मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में जहाँ दो एक विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, हाँ हाँ ठीक है, योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का प्रयोग मिश्र बंधु, मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी व्यास और सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपविराम होता है डबल चिन्ह, डबल बूंदी हो जाए उपविराम। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 85 पे आइए। 15 इधर 21 उधर, यानी आपके 36 क्वेश्चन और। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, आया, उसके बाद कौन सा चिन्ह? अल्प विराम लगेगा। वहाँ कौन सा विराम लगेगा? अल्प विराम। आगे सोचना ही नहीं। आगे देखिए, दुख हर्ष घृणा, इसमें कौन सा विस्मयादि बोधक? आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। हाँ क्या हुआ? क्या? हाँ, अल्प विराम का चिन्ह कामा को कहते हैं। हाँ देखिए, तो इसमें कहाँ लगेगा कामा? आनंद घर आया, वहीं लगा देंगे कामा। थोड़ी देर रुका और चला गया, समझ गए? तो आनंद घर आया, वहाँ पे लगेगा कामा। चलिए आगे चलिए। 287, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह? एक समान अधिकार के लिए यानी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बार बार जैसे कोई शब्द आए तो उसमें कामा बीच में लगाते हैं कि नहीं? तो वही पूछ रहा है। क्या? जब वाक्य में एक समान अधिकरण, अच्छा समान अधिकरण का जहाँ भाव उत्पन्न हो वहाँ अर्धविराम, समानाधिकरण। ठीक है, अगले वाले में भी अगला भी उत्तर क्या होगा? समानाधिकरण का मतलब अर्धविराम। अर्धविराम इसका सही होगा, 87 का भी। ठीक, अर्धविराम। और इसमें समानाधिकरण शब्दों के मध्य कौन सा विराम चिन्ह? अर्धविराम ही लगता है। हाँ अरे तुम आ गए। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी आश्चर्यचकित, जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? ऑप्शन बी वाला। ठीक, अच्छा समाचार दो चिन्ह मतलब कैसे तुम्हें करे नहीं लाने के लिए कौन सा? अरे इसमें अरे के बाद कौन सा? अरे के बाद देखो, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ करना हो तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है? ऑप्शन नंबर डी वाला आता है। ठीक, निम्नलिखित में से निर्देशक, जैसे कोई आप हेडिंग बनाते हैं तो उसके आगे ऐसे बनाते नहीं है चिन्ह। ठीक, इसमें निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। निर्देशक को ही योजक चिन्ह भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है कि निम्न में से विराम चिन्ह एक प्रकार का नहीं है। कौन सा विराम चिन्ह? इसमें उपदेशक विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह, ऑप्शन बी। ये सब निर्देशक वाला भी दिया उसमें और योजक वाला भी दिया है। किसमें? थोड़ा सा बड़ा बना लिए तो निर्देशक नीचे वाला जो है वो निर्देशक नहीं होता। देखो यार, जो भाई देखो भाई, जब किसी भी शब्द के कोई मान लो यहाँ पे शब्द लिखा जाए, ठीक, इसके जब बीच में लगता है तो ये योजक होता है, और नीचे ही लगता है, ये नीचे योजक वाला नहीं होता है, इसको योजक नहीं कहते हैं। समझ में आया? और देखो नीचे है कि नहीं है? अच्छा, हाई नीचे है ना, हाई वाला ऊपर है, तो ये योजक चिन्ह हो। चलिए आगे, फिर वही चीज आया। राम जो बड़ा खिलाड़ी था है,
अच्छा, रामू रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांगे टूट गई हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? कामा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। कामा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कामा कल उसकी टांग टूट गई। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहले 95 का अल्प विराम और दूसरे का भी बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 297। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह कौन सा है? विराम चिन्ह जिसको विराम चिन्ह कहा जाता है, तो मैंने समझा वह नहीं जाएगा। इसमें कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। ठीक, हमेशा देखिए जब ऐसा आएगा ना वाक्य, तो हमेशा आप बीच में जो चिन्ह रहेगा उसी का उत्तर देंगे। ठीक, निम्नलिखित में से समानता सूचक कौन सा? ऑप्शन ए, समानता या तुल्यता या बराबरी। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। विस्मयादि बोधक, इसमें कौन सा लगे? आहा के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या हुआ? योजक चिन्ह। 300 पूरा हो गए, बहुत शानदार। 1 घंटा 16 मिनट में। वो दिनवा ज़्यादा समय लगती है, कल यहाँ 11 क्वेश्चन आज पीछे हम लोग। आगे देखिए, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर, शांत रहिए, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम। क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। आगे देखिए, घृणा, आश्चर्य, फिर वही विस्मयादि बोधक। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, वहां कौन सा चिन्ह किया जाता है? अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से ज्यादा, तुरंत अर्ध विराम मार देते हैं। ठीक, आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो MA ऑप्शन नंबर सी वाला MA B.Ed, यानी दोनों के साथ एक बिंदी और उसके बाद क्या है? अर्ध विराम, फिर B.Ed, MA फिर B.Ed। ठीक है ना। इसमें अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी वाला, कामा को अल्प विराम कहते हैं। 307 देखिए, कह रहा है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं किसका? कोष्ठक का। कोष्ठक का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी कठिन शब्द का प्रयोग उपविराम, यार वो वाला डबल चिन्ह जो होता है ना, डबल बिंदी। चलो आगे देखो, 308 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बताओ जी। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए क्या करते हैं? कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक, अर्ध विराम क्या होता है? ऑप्शन ए। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह का प्रचलित नाम है फुल स्टॉप। ठीक, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहरा हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? कौन सा इसमें व्यंजन है? ऑप्शन सी, वो स्वर है ना। 313 देखिए, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग बताओ। ओष्ठ। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा सही है? अनुस्वार और अनुनासिक, संस्कृत शब्दों के अंत्य अनुस्वार का उच्चारण म के समान होता है? नहीं, गलत है। हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है, ये भी गलत है। आगे इसका कहाँ है? ऑप्शन ऊपर है, देखिए। कह रहा है कि दीर्घ स्वर के बाद आने वाले अनुस्वार अनुनासिक के समान होते हैं? नहीं, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? डी वाला। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की ही तरह किया जाता है। ठीक है ना। हे प्रभु, नहीं ऐसे नहीं। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे। ये क्या हुआ? ये 315 क्वेश्चन कैसे आ गया? देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है?
तो किसमें नहीं हुआ? हे प्रभो, प्रभो लिखा है, प्रभु नहीं। हे प्रभो मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं आया? राम राम, उसने यह क्या कर लिया? तुम समझते हो कि निरा बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। इसमें देखिए, इसमें जो सी वाला है राम राम ना, इसमें राम एक बार उसको जो है, मतलब यही वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या होगा? योजक चिन्ह। आना जाना के बीच में योजन नहीं, योजक है, वो योजन लिखा गया है। हाँ, योजक चिन्ह। उप विराम कौन सा है? डबल बिंदी वाला, ऑप्शन ए। देख लिया कृष्णा जी? कृष्णा जी, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर यानी कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, और दीर्घ स्वर भी है। तो री होगा नहीं, ऊ होगा, ऊ होगा, ऊ भी नहीं होगा, ठीक, ए भी नहीं होगा, औ हो जाएगा, ठीक। औ यानी कंठ से भी होता है और ओष्ठ से, ठीक। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अय का, ठीक। कहाँ है? अय का। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो त थ द ध क्या है? त वाला। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कौन सा करेंगे? शब्द रचना। और शब्द रचना में लगभग 279 प्रश्न हैं, ठीक है। बस साथ में हमारे बने रहिए आप लोग।